नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे। ये मुद्दे दिसंबर माह के होंगे, जैसे हम पीछे चर्चा करते आए हैं। दिसंबर माह से लेके एग्जाम के पूर्व संध्या तक के करंट अफेयर्स कवर करने की कोशिश की जाएगी, जो विविध परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अतिशय महत्वपूर्ण होंगे, चाहे वो IAS की परीक्षा हो, PCS की हो या अदर्स परीक्षाएं हो जिसमें करंट अफेयर्स आते हैं, सभी के दृष्टिकोण से कवर करने की कोशिश की जा रही है। आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बनाए गए हैं, निरंतर जारी रहेगा। एक है कि PM बाड़ी क्या है। PM बाड़ी, प्रधानमंत्री बाड़ी, वाड़ी क्या है, यही आपसे प्रश्न बन जाएगा। PM वाड़ी है क्या? अच्छा सा प्रश्न है। कई विकल्प दिए जा सकते हैं, जैसे मैंने चर्चा भी आपसे किया है कि समय के साथ आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी दिए जाएंगे, PDF के रूप में भी दिए जाएंगे। कोई परीक्षा पहले पास आए, करीब आए तो उसको देख लेंगे। अगर PM बाड़ी के संबंध में बात की जाए तो PM बाड़ी प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को PM बाड़ी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। तो उद्देश्य इसका क्या है? देश में पब्लिक वाईफाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड सेवाओं में तेजी लाना है। इसका शुभारंभ या इसकी मंजूरी कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मंजूरी 9 दिसंबर 2020 को मिली। ये देखा जाए तो एक पब्लिक वाईफाई नेटवर्क ब्रॉडबैंड सेवाओं को तेजी में लाने के लिए ऐसी योजना है, जिसको आप PM वाड़ी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगला टॉपिक है विजन 2035 क्या है। बस इतना ही देखें कि ऑब्जेक्टिव फेज में, बाकी तो विस्तृत चर्चा होगी। विजन 2035 क्या है? अगर विजन 2035 की बात की जाए तो विजन 2035 जन स्वास्थ्य निगरानी से संबंधित है। यह एक प्रकार का श्वेत पत्र है जो भारतीय नीति आयोग और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनोटोबा कनाडा के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है। स्वास्थ्य से संबंधित केवल इतना ही समझा जाए कि विजन 2035 जन स्वास्थ्य से संबंधित है, भारतीय नीति आयोग और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनोटोबा कनाडा के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है, और इसकी भी मंजूरी 14 दिसंबर 2020 को दी गई है। दोनों आप देखें, विजन 35 और PM बाड़ी। अगला है कृष्णापट्टनम और तुमकुर औद्योगिक गलियारा। यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। कृष्णापट्टनम और तुमकुर औद्योगिक गलियारे का शुभारंभ कब किया गया? तो 30 दिसंबर 2020 को किया गया। 30 दिसंबर 2020 को किया गया। साथ में एक बात और यहाँ से चर्चा कर ले। यहाँ से जो प्रश्न बनेगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और कहाँ इसका अंत हो जाता है। तो ध्यान रखें, कृष्णापट्टनम और तुमकुर औद्योगिक गलियारे की शुरुआत आंध्र प्रदेश से होती है और कर्नाटका, ठीक है। कृष्णापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तुमकुर कहाँ है? कर्नाटका में। आगे आके देखें, ग्रेटर नोएडा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक तथा ट्रांसपोर्ट हब को मंजूरी मिली। उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि ग्रेटर नोएडा में मल्टी लॉजिस्टिक तथा ट्रांसपोर्ट हब को मंजूरी दी गई। ध्यान रखिएगा, हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा एक ऐसा गलियारा है जो ग्रीन रोड पर निर्भर है। अब यहाँ से प्रश्न आएगा कि गलियारा कितने राज्यों के बीच में? तो ये गलियारा 3 राज्यों के बीच से होकर गुजरता है, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक है। इनका संयुक्त उपक्रम है। इसमें देखा जाए तो 783 किलोमीटर यह लंबा है, और विश्व बैंक ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पत्र पर समझौता भी किया। यहाँ कितने किलोमीटर, कितने राज्य और कितने मिलियन डॉलर विश्व बैंक ने डोनेट किया है। जब पैसे आंकड़े की बात आ जाती तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आंकड़ों को देखने का विशेष प्रयास आप लोग करेंगे। आइए देखें लक्षद्वीप, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे पहला जैविक राज्य किसे घोषित किया, पूछा गया है कई बार, चाहे PCS की परीक्षा, IAS की परीक्षाएं हों या कोई भी परीक्षा हो। ध्यान रखिएगा, कोई भी परीक्षा, विविध परीक्षाओं में इससे प्रश्न बने हुए हैं। तो अगर पहला राज्य सिक्किम है तो पहला केंद्र शासित राज्य कौन होगा? या है
तो ध्यान दें, लक्षद्वीप पूर्ण जैविक केंद्र शासित प्रदेश बनने की ओर अग्रसर हो गया है। इसकी मंजूरी 26 अक्टूबर 2020 को सरकार ने दे दी है। इससे पहले पूर्ण जैविक राज्य की बात कर ली जाए, सबसे पहले सिक्किम, फिर त्रिपुरा, फिर उत्तराखंड की बात की जाती है। अगर जैविक कृषि की दृष्टिकोण से देखा जाए, जैविक किसानों के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो विश्व में भारत में सर्वाधिक जैविक कृषक हैं या किसानों की संख्या सर्वाधिक है। अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात की जाए कि भारत का क्षेत्रफल कितना, विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग, कौन सा भाग जैविक खेती में काम करता, तो आप देखें तो 9वें हिस्से में खेती की जाती है, जैविक खेती। आए आगे देखें, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो काटसा एक एक्ट है। काटसा एक संयुक्त राज्य अमेरिका का एक्ट है। इसके बारे में विशेष चर्चा बाद में हो जाएगी, क्योंकि एक एक यूनिट को ज़्यादा विस्तृत करने की कोशिश करेंगे तो वीडियो दोस्तों बड़ा हो जाएगा। आपके प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से ये प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से अलग से आपको बताए जाएंगे, उस पर चर्चा आपके साथ होगी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सिस थ्रू सेक्शन एक्ट के तहत तुर्की पर एक कार्रवाई की है। अमेरिका का एक्ट है जिसके तहत तुर्की पर कार्रवाई की है। आरोप लगाया है रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली लेने के बाद, तुर्की ने उनसे परचेज किया, खरीदा है, लेने के बाद अमेरिका नाराज हुआ, कहा कि जो तुर्की का S-400 मिसाइल प्रणाली है, सिस्टम है, ये सफल नहीं है। ये सफल नहीं है क्योंकि तुर्की नाटो का सदस्य है। नाटो का सदस्य है। नाटो ये एक संगठन है जिसमें अमेरिका भी उस गुट में शामिल हुआ है। तो उनसे लेने की वजह से इनके ऊपर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। और तुर्की पहला ऐसा राष्ट्र है, ध्यान दें, तुर्की नाटो समूह का पहला ऐसा सदस्य है जिस पर इस एक्ट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा भी जाएगा कि नाटो ने काटसा एक्ट का प्रयोग अमेरिका ने किसके ऊपर किया है? नाटो के एक सदस्य तुर्की है, उसके ऊपर किया है। आइए अगला देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश द्वारा रोहिंग्याओं को पृथक द्वीप पर हस्तांतरण करने की एक योजना है, वह द्वीप कौन सा है? किस नदी के मुहाने पर बसा है? कभी कभी ऐसे आपसे अनछुए हुए भूगोल के प्रश्न आ जाते हैं, द्वीप अदर्स चीजें पूछ ली जाती हैं, कुछ बांध पूछ लिए जाते हैं, वो समसामयिक परिदृश्य के हिसाब से महत्वपूर्ण होते हैं। ध्यान आप लोग रखिएगा, समसामयिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहां देखें, चाहे करंट के परिपेक्ष में पूछ लें या स्वतंत्र रूप से भूगोल के परिपेक्ष में पूछ लें, आप दोनों परिपेक्ष में समझने की कोशिश करिएगा। तो जो बांग्लादेश के रोहिंग्या हैं, उनको पृथक द्वीप पर हस्तांतरण करने की योजना बनाई जा रही है। वह द्वीप कहाँ है, क्या नाम है? मेघना नदी के मुहाने पर है, जिसका नाम है भाषण। ध्यान रखिएगा, भाषण या भाषण द्वीप। भाषण द्वीप मेघना नदी के मुहाने पर एक नया टापू बसा है, छोटा सा टापू बसा है, जो 20 वर्ष ही पुराना है। बहुत नया है, पुराना तो कह दिए लेकिन बहुत नया है। जब कोई नया द्वीप गाद इस तरह से बसा होता तो उसमें जल कटाव की समस्या प्राय आती है, भूकंप सुनामी की समस्या आपके आती रहेगी, फलता वहाँ संकट की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल उनके लिए अलग से हस्तांतरण या प्रवास की व्यवस्था, प्रोविजन की व्यवस्था करवा दी गई। ये ध्यान रखेंगे, मेघना नदी के मुहाने पर भाषण द्वीप। अगला प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, शाहतूत बांध, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शाहतूत बांध कहाँ है, किसके द्वारा, किसका परियोजना है, क्या कितना पैसा लगा है, ये बहुत सारी बातें यहाँ प्रश्न बनते हैं। लेकिन हम मुख्य बात पर चर्चा करें। शाहतूत बांध भारत द्वारा अफगानिस्तान में काबुल की सहायक नदी पर, ध्यान रखिएगा, काबुल की सहायक नदी पर एक बांध बनाया जा रहा है, जिसे शाहतूत बांध के रूप में आप जानते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच विवाद का विषय है और फिलहाल शाहतूत बांध अफगानिस्तान में है, काबुल नदी पर। आपसे स्वतंत्र रूप में पूछ लेता, काबुल की सहायक नदी, काबुल के कोई सहायक छोटी नदी है, उसी पर बनाया जा रहा है शाहतूत बांध अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है, WHO की एक मलेरिया रिपोर्ट आई हुई है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक मलेरिया रिपोर्ट आई, इसके संबंध बहुत सारे आंकड़े दिए हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर ले। एक पॉइंट ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखा, भारत विश्व में अकेला देश है, भारत विश्व में अकेला ऐसा देश है जहां वर्ष 2018 की तुलना में 2019 में 17.6% की कमी आई मलेरिया में। ध्यान रखिएगा,
कमी आई है। और भारत 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य भी रखा है। इस प्रकार से यहाँ से भी एक प्रश्न आपके बन सकते हैं। टू द पॉइंट हम देख रहे हैं, फिर विस्तृत चर्चा किसी खास बिंदुओं पर समय से पर होती रहेगी जैसे प्रायः होती है। आए देखें, एक अगला प्रश्न है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की स्थिति क्या है और किसके द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। तो 2020 का जो भारत स्वतंत्रता सूचकांक है, अमेरिकी थिंक टैंक कैंटो इंस्टीट्यूट तथा कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा संयुक्त रूप से यह सूचकांक जारी किया जाता है। इसके लिए कई आयाम, कई आधार निर्धारित किए गए हैं, वहाँ सब जाना उचित नहीं है और उसकी उतनी प्रासंगिकता भी नहीं दिखाई पड़ता। फिलहाल भारत की स्थिति 2020 में 111वां स्थान है। 2020 में 111वां स्थान है तथा 2019 में भारत का स्थान 94वां था। ध्यान रखेंगे, 2019 में 94 स्थान पे आप थे और 2020 में 11वें स्थान पे, 111 स्थान पे हैं। फलतः दिखाई पड़ा आपको 17 पायदान मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत में गिरावट हुई है, जो चिंता का विषय भी दिखाई पड़ता है। दोस्तों, इस प्रकार से महत्वपूर्ण बिंदु है। फिर अगला वीडियो शीघ्र लेके आएंगे, इनको आप देखें, लाभान्वित हो, नोट करते जाएं। या दोस्तों, अगर ये थोड़ा भी अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करेंगे, मेरे ऊर्जा का स्रोत होता है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑल पर प्रेस करिएगा ताकि सबसे पहले सूचना आप तक ही पहुँचे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।